आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है PNST, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 2 मानव प्रजनन। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा ए टॉपिक में पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र में बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं और आते ही हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे समझिए। यहाँ पर जो डायग्राम बना है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे वर्षण का LS और TS पे डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रश्न पर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इस संरचना में आप ये देख रहे हैं कि एक जोड़ा वर्षण है जो कि वर्षण कोश के अंदर पाया जाता है। इस वर्षण कोश से यहाँ पर आप देखेंगे शुक्रवाहक जो रहता है ये मूत्राशय के ऊपर से आगे बढ़ता है और इसके बाजू में यहाँ पर शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय और ये शुक्रवाहक दोनों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये इस खलनीय नलिका एजैक्युलेटरी डक्ट यहाँ दोनों साथ में कॉमन चैम्बर के रूप में खुलते हैं। फिर आगे जो स्खलनीय नलिका है वो और मूत्राशय का मूत्र मार्ग है, ये दोनों एक साथ कॉमन पथ बनाते हैं, ओवेनिश पथ बनाते हैं, जिसे कहते हैं मूत्र जनन पथ। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया कि ये वर्षण कोश है, इस वर्षण कोश के अंदर ये वर्षण पाया जाता है। ये जो वर्षण कोश है ये शरीर से बाहर की तरफ रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वर्षण के अंदर शुक्राणु जनन होता है और शुक्राणु जनन के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम इसका LS पर डिस्कस करते हैं। वर्षण का LS, ये वर्षण का LS का डायग्राम है। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तरफ ये जो संरचनाएं हैं इसे कहते हैं सेमिनिफरस नलिकाएं या शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये आगे बढ़ करके रेटे टेस्टिस या वर्षण जालिका ये बनाता है, वर्षण जालिका बना दिया। अब वर्षण जालिका से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये शुक्रवाहिका बनाता है, यह जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के आगे ये अधिवर्षण का भाग है, ये पूरा क्या कहलाएगा अधिवर्षण। ये शीर्ष वाला भाग हो जाएगा, ये पूंछ वाला भाग है। पूंछ वाले भाग से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यह आ जाएगा शुक्रवाहक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, शुक्रजनन नलिका नंबर 1 शुक्रजनन नलिका। फिर देखा हमने वर्षण जालिका, ये सेकंड आ गया वर्षण जालिका। फिर इसके बाद ये आ गया शुक्रवाहिका या वासा एफ्रेंसिया। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया अधिवर्षण, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एपिडाइडिमिस, ये आ गया अधिवर्षण। अधिवर्षण से आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा शुक्रवाहक। फिर से वापस हम इस डायग्राम में आते हैं तो आपने ये देखा कि वृषण के अंदर से बाहर की तरफ ये अधिवर्षण से होते हुए शुक्रवाहक आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये जो शुक्रवाहक है ये शुक्राशय के साथ एक कॉमन चेंबर बनाता है जिसे स्खलनीय एजैक्युलेटरी नलिका या स्खलनीय नलिका कहा जाता है। इसमें शुक्राशय का स्राव और शुक्राणु ये दोनों यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और इसी के पास में ये पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि ये पाई जाती है, गुलाबी रंग का रहता है। और अब जो स्खलनी नली है वो और ये मूत्र मार्ग है, ये दोनों को दोनों साथ में मिल करके मूत्र जनन पथ बनाते हैं, आगे तरफ बढ़ता है। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे यहाँ पर आपको कूपर या कॉपर ग्रंथि या दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये पाई जाती है जोड़े में, और पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल पाया जाता है। अब ये मूत्र जनन पत्र आगे जा कर के इस तरह से बाहर की तरफ खुलता है। ये रहा, हमने यहाँ पर LS भी देख लिया, जो मेन पॉइंट था जहाँ प्रश्न बन सकता है उसका नाम हमने और कहाँ पर डायग्राम है वहाँ बता दिया है। अब इसके बाद हम TS संरचना देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर भी ये संरचना दिख रहा है आपका वर्षण का। वर्षण के अंदर ये अंदर की तरफ शुक्रजनन नलिकाएं ढेर सारी बनी हुई हैं। ये एक शुक्रजनन नलिका का ये पूरा संरचना बना हुआ है, ठीक है ना। ये दूसरी शुक्रजनन नलिका। अब ये दो शुक्रजनन नलिका जो रहती हैं इधर और भी मान के चलो, इसके बीच बीच में अंतराकाशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मान के चलिए जैसे कि ये शुक्रजनन नलिका है, वैसे ही दूसरा शुक्रजनन नलिका हो गया। ऐसे बहुत सारे रहेंगे, 1 से 3 रहता है जनरली। और इन दोनों शुक्रजनन नलिका के बीच में अंतराकाशी अवकाश पाया जाता है, जिसमें अंतराकाशी कोशिका या लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। अब ये शुक्रजनन नलिका के अंदर की बात किया जाए तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, ये पहला नंबर पर आ गया। फिर प्राथमिक शुक्राणु ये आ गया। फिर द्वितीय शुक्राणु ये और आगे आ जाएगा। फिर यहाँ पर शुक्राणु परशु ये बन जाएगा। जब शुक्राणु जनन होता है तो ये संरचनाएं बनती है। इसका डिटेल हम जब शुक्राणु जनन पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं शुक्राणु जनन के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ शुक्र जनन कोशिकाएं हो गई, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, और यहाँ पर आ जाएगा शुक्राणु परशु। ये जो शुक्राणु परशु आगे बढ़ करके यहाँ पर ये सरटोली की कोशिकाएं हैं, इस सरटोली की कोशिकाओं से जा कर के जुड़ जाती हैं और यहाँ पर शुक्राणु परशु से शुक्राणु में ये परिवर्तित होता है। तो जो सरटोली कोशिका है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। हमने वर्षण के बारे में पढ़ा, वर्षण का एलएस के बारे में पढ़ा, वर्षण का जो टीएस रहता है उसके बारे में भी देख लिया। अब चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। पीएनएसटी 2020 के थर्ड स्लॉट में क्वेश्चन पूछा है, पुरुष प्रजनन क्षमता में अधिवर्षण की क्या भूमिका है। अब अधिवर्षण क्या होता है, जैसे कि हमने ये देखा, इस संरचना में ये वाला जो भाग है, जो ये वाला भाग रहेगा, ये कहलाएगा अधिवर्षण। तो पुरुष प्रजनन क्षमता में अधिवर्षण की क्या भूमिका है। पहला, वर्षण को अनुलग्नित कर रक्षा प्रदान करता है, मतलब जोड़ कर रखता है। शुक्राणु का परिपक्वता एवं भंडारण स्थल है, तो यही इसका आंसर रहेगा। ये शुक्राणु का परिपक्व करता है और भंडार करके रखता है। सी है, तरल पदार्थों का स्रवण करना जो मूत्र मार्ग को स्नेहित करता है, ये गलत है। क्षारीय तरल का स्रवण करना जो अम्लीय योनि को तटस्थ बेहर करता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो पुरुष ग्रंथि है, कॉपर ग्रंथि है, वहाँ का काम रहेगा, अधिवर्षण काम नहीं रहेगा। तो आपका मेन आंसर क्या रहेगा, शुक्राणु की परिपक्वता एवं भंडारण स्थल। तो इसका उत्तर हो गया शुक्राणु का परिपक्वता एवं भंडारण स्थल है। स्पष्टीकरण में क्या बोला जा रहा है कि अधिवर्षण पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शुक्राणु के परिपक्व होने और संग्रहित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वर्षण के पीछे स्थित एक लंबी कुंडली नली है जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और स्खलन के लिए तैयार होते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर पीएनएसटी 2020 के तीसरे स्लॉट में क्वेश्चन पूछा है, वर्षण के अंतराली स्थानों में मौजूद कोशिकाओं को कहा जाता है। अंतराली स्थान में, तो जैसे कि हमने टीएस के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर ये कोशिका हो गई, ये शुक्रजनन नलिका हो गई, ये दूसरी शुक्रजनन नलिका हो गई, यहाँ पर ये लेडिंग कोशिका या अंतराकाशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो वर्षण के अंतराली स्थानों में मौजूद कोशिकाओं का कहा जाता है। वर्षण में ढेर सारे शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इसके बीच की जो अवकाश है इसे कहते हैं अंतराली स्थानीय अवकाश, और इसी के अंदर पाई जाती है लेडिंग कोशिकाएं या इंटरस्टेशियल कोशिकाएं। इसको इंटरस्टेशियल कोशिका भी कहते हैं, या अंतराली कोशिका भी कहते हैं, या लेडिंग कोशिका भी कहते हैं। हमने आपसे कहा था कि अंग्रेजी नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को कई बार अंग्रेजी नाम हिंदी इस तरह से लिख करके देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरस्टेशियल कोशिकाएं। तो उत्तर क्या होगा, इंटरस्टेशियल कोशिकाएं। स्पष्टीकरण है, वर्षण के अंतराली स्थानों में मौजूद कोशिकाओं को लेडिंग कोशिका या इंटरस्टेशियल कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन का उत्पादन करती है, जो शुक्राणु जनन और पुरुष माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये दो प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ये पीएनएसटी 2021 का जो पेपर है 19 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और इसका पहला स्लॉट का क्वेश्चन है, वर्षण में शुक्राणु नलिकाओं के कुंडलित पिंडों में उत्पन्न होते हैं जिन्हें कहते हैं। तो शुक्राणु नलिका मतलब शुक्रजन नलिकाओं में, यहाँ पर सवाल फिर से देखिए, वर्षण में शुक्राणु नलिकाओं के कुंडलित पिंडों में उत्पन्न होते हैं जिन्हें कहते हैं। वर्षण में शुक्राणु नलिकाओं के कुंडलित पिंडों में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए एक हिंट दे रहा है कि नलिकाओं के कुंडलित पिंडों में उत्पन्न होते हैं। तो ये नलिकाओं के कुंडलित पिंड क्या होता है, ऑप्शन दिया है शुक्रजनन नलिकाएं। तो आपका आंसर तो यही रहेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूलस शुक्रजनन नलिकाएं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। बी, अधिवर्षण, यहाँ निर्माण नहीं होता, यहाँ परिपक्व होता है, भंडारण होता है। वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहक जो कि अधिवर्षण से बाहर निकला हुआ है। फिर आता है शुक्रवाहिका डक्टस डिफरेंस, ये आगे का भाग उसके नलिका होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, शुक्रजनन नलिकाएं
स्पष्टीकरण है, सेमिनिफरस नलिकाएं वृषण के अंदर पाए जाने वाली कुंडली नलिकाएं होती है जो शुक्राणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। यह नलिकाएं शुक्र जनन नामक प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन करती है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा है, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2022 जो पेपर हुआ था 7 जुलाई 2023 में, और इसका फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं वृषण में, अधिवृषण में, वीर्योत्पादक नलिकाओं में, वास डिफरेंस या शुक्राणु शुक्रवाहक। तो आंसर क्या आ जाएगा, अधिवृषण। हमने पढ़ा था कि ये संग्रह भी करता है और परिपक्व भी करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अधिवृषण। स्पष्टीकरण देखिए, मनुष्य में शुक्राणु एपिडाइडेमिस अर्थात अधिवृषण में गतिशील होते हैं। अधिवृषण या एपिडाइडेमिस वृषण से निकलने वाली एक लंबी घुमावदार नली है जो शुक्राणु जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए कैसे घुमा फिरा का सवाल पूछ रहा है। अब पीएनएसटी 2022 जो पेपर हुआ था 7 जुलाई 2023 को, इसका सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष मानव में सहायक प्रजनन ग्रंथि है। ऑप्शन दे रहा है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर दिए गए सभी विकल्प, युग्मित पीरपुटिका, युग्मित बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये डायग्राम आ गया, तो ये पुरुष ग्रंथि है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, ये वीरपुटिका ग्रंथि की जो बात कर रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा। ये 3 ग्रंथियाँ हो गई। तो सवाल पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष मानव में सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष मानव में सहायक प्रजनन ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी है, युग्मित वीरपुटिका ये भी रहेगा, युग्मित बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जिसे कॉपर ग्रंथि कहते हैं ये भी। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। तो बी वाला आंसर इसका, दिए गए सभी विकल्प। स्पष्टीकरण देखते हैं, पुरुष मानव की सहायक जनन ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला है युग्मित पूर्वपुटिका, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, वीर्य का अधिकांश द्रव बनाती है, शुक्राशय में अंदर के पाया जाएगा। एक प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो शुक्राणु की सक्रियता बढ़ाता है। तो ये वीरपुटिका भी हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि भी हो गया। युग्मित बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जिसको काउपर ग्रंथि, काउपर नाम से प्रश्न पूछा है, आगे देखेंगे। काउपर ग्लैंड ये स्नेहक एवं क्षारीय द्रव स्रावित करती है। तो पुरुष मानव में सहायक प्रजनन ग्रंथियाँ प्रोस्टेट ग्रंथि, युग्मित वीरपुटिका और युग्मित बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल है, युग्मित वीरपुटिका और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ जोड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर आ गया, पीएनएसटी जेएनएम टेस्टी 9 सितंबर 2024 का पहला स्लॉट का क्वेश्चन है, काउपर की ग्रंथियाँ खालिस्तान में मौजूद होती है, मादा स्तनधारी, मादा में तो होगा नहीं, मादा स्तनधारी और नर स्तनधारी दोनों गलत, नर में होगा मादा में नहीं होगा, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, और फिर है डी है नर स्तनधारी। तो आंसर क्या आ जाएगा, नर स्तनधारी। काउपर ग्रंथि मतलब बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को ही काउपर ग्रंथि कहा जाता है जो कि एक जोड़े में पाया जाता है। नेक्स्ट है पीएनएसटी जेएनएम टेस्टी 9 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन है, नलिकाएं खालिस्तान के बाद केंद्रीय लूमेन विकसित करती है। जो केंद्रीय लूमेन बनेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यौवन। बुढ़ापा में तो होगा नहीं, युवा अवस्था के पहले भी नहीं होगा और जन्म के समय भी नहीं होगा। किस समय होगा, जब यौवन आरंभ होगी तब जा करके यहाँ पर लूमेन, केंद्रीय लूमेन बनता है ताकि ये शुक्राणु बना सके। तो आंसर होगा यौवन। स्पष्टीकरण है, यौवन के बाद शुक्र नलिकाएं एवं केंद्रीय ल्यूमेन विकसित करती हैं। ये नलिकाएं वृषण में पाई जाती है और शुक्राणु उत्पादन का स्थान होती हैं। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्टी 10 सितंबर 2024 के पहले स्लॉट का, वृषण अंडकोश की थैली में अवरोहण या डिसेंड में विफल रहता है, मतलब पेट के अंदर रह जाएगा, वृषण में नहीं आ पाएगा। इस स्थिति को कहा जाता है हर्निया, गुप्त वृषणता, कैस्ट्रेशन। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है इसका, बी वाला गुप्त वृषणता उत्तर हो गया, गुप्त वृषणता। स्पष्टीकरण देखते हैं, वृषण का अंडकोश में उतरने में विफल होना क्रिप्टोचिरिटिज्म या क्रिप्टोक्रिटिज्म कहलाता है। इसे अनडिसेंडेड टेस्टिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या दोनों वृषण जन्म के समय अंडकोश में समान रूप से स्थित नहीं होते हैं। ये आगे प्रश्न। नेक्स्ट सवाल देखो आप, पीएनएसटी जेएनएम टेस्टी 10 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट में, शर्टोली कोशिका एक खालिस्तान में होती है, थायराइड में, अंडाशय में, गुर्दा में, वृषण में। तो आंसर क्या जाएगा, वृषण में। हमने देखा था, मान के चलिए ये आगे सर्टोली कोशिका है और जो शुक्राणु रहती है इसी से जुड़ जाती है और पोषण प्राप्त करती हैं।
नेक्स्ट को यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा इस तरह का कलर का जो है ये बना दिया है सर्टोली कोशिकाएं, जो कि वर्षण के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी जीनोम टेस्टी 10 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट। वीर्य में से निम्न में से कौन सी चीनी शुक्राणु के लिए ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, फ्रक्टोज। वीर्य में फ्रक्टोज शुक्राणु के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वीर्य पुटिका फ्रक्टोज का उत्पादन करती है, जो शुक्राणु को तैरने और निषेचन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। तो फ्रक्टोज नाम याद रखिएगा, पेपर के क्वेश्चन है पूरे। नेक्स्ट है पीएनएसटी एंड जीनोम टेस्टी 11 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन। यदि किसी कारण से मानव प्रजनन प्रणाली में वासा अपवाही वासा इफरेंट अवरुद्ध हो जाता है तो युग्मों का परिवहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम, इसकी बात कर रही है, किया जा रहा है शुक्रवाहिका वासा इफरेंट ये हट जाए तो इस शुक्र जननलिका या वर्षण से ये एपिडायडिमिस जो है अधिवर्षण यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। ऑप्शन देखिए, अंडाशय से गर्भाशय, ये तो मादा जनन का हिस्सा है। वर्षण से अधिवर्षण, यही आपका आंसर अभी जो हमने डायग्राम देखा। योनि से गर्भाशय, ये भी से रिलेटेड नहीं है। एपिडायडिमिस वास, एपिडायडिमिस से वास डिफरेंस, ये गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपवाही वासा अपराही की बात हो रही है, क्योंकि वर्षण के आगे अधिवर्षण है। यहाँ एपिडायडिमिस से वासा डिफरेंस की बात जो की जा रही है, ये एपिडायडिमिस है और ये वासा डिफरेंस है, तो अलग बात हो गई। हमने तो इसको निकाला है ना, तो शुक्र जननलिका से अधिवर्षण तक नहीं जा पाएगा, अवरोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएनएसटी जीनोम टेस्टी 11 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट क्वेश्चन है। खरगोश में वीर्य पुटिका या गर्भाशय मर्दाना खालिस्तान के जंक्शन पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और वासा डिफरेंस या शुक्रवाहिका इसके बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जीनोम टेस्टी 12 सितंबर 2024 के पहले स्लॉट का क्वेश्चन है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है, यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में क्यों स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर, पेट से बाहर क्यों, पेट के अंदर क्यों नहीं? तो इसका ए ऑप्शन बोल रहा है, इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से ज़्यादा, गलत। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए बंद जगह की आवश्यकता है, ये भी गलत। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए खुली जगह की आवश्यकता है, ये भी गलत। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, तो आपका आंसर यही रहेगा। तो उत्तर क्या होगा? शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। स्पष्टीकरण है, नर जनन कोशिकाएं वर्षण में बनती हैं और वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षण कोष शरीर तापमान से कम तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएनएसटी 24 जून 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एपिडायडिमिस का उद्गम है? शुक्र डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट, मुलेरियन डक्ट या वोल्फिन डक्ट? आंसर क्या जाएगा इसका? वोल्फिन डक्ट। स्पष्टीकरण है, भ्रूण में एपिडायडिमिस वोल्फिन डक्ट, जिसे मीजोनेफ्रिक वाहिनी भी कहते हैं, से उत्पन्न होती है। विशेष रूप से ये वर्षण के निकट वोल्फिन वाहिनी के भाग से विकसित होती है। वोल्फिन वाहिनी एक ऐसी संरचना जो अन्य पुरुष प्रजनन अंगों के निर्माण में भी शामिल होती है। ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 25 जून 2025 के फर्स्ट स्लॉट में क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से किसे वर्षण के अंडकोश में उतरने में विफलता के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या जाएगा? डी वाला, गुप्त वर्षणता या क्रिप्टोचिटिज्म, जिसका ये रिपीट में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएनएसटी 26 जून 2025 का पहला स्लॉट, पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन सी संरचना शुक्राणु को संग्रहित और परिपक्व करती है? तो आंसर क्या जाएगा? अधिवर्षण। शुरू में देखे थे हमने ये प्रश्न। नेक्स्ट है 27 जून 2025 के पहले स्लॉट में, पुरुष द्वितीयक यौन लक्षण के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन निम्न है: प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन। तो आंसर क्या जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ये नर में पाए जाने वाला हार्मोन है, बाकी जो हार्मोन है मादा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 27 जून 2025 के फर्स्ट स्लॉट में, निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु गतिशीलता और परिपक्वता प्राप्त करते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? अधिवर्षण। रिपीट आया, 2025 में रिपीट हो गए, 3 बार आ चुके हैं पेपर में क्वेश्चन। इस तरह से आपने देखा कि इस टॉपिक से नर जनन तंत्र से 25 प्रश्न आए हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायग्राम आपको अच्छे से याद होगा, बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो सारे प्रश्न ईजिली बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।